Yes, welcome student. Myself टीडी वाघमोड़े केमिकल थर्मोडायनेमिक में आपका स्वागत है। चलो तो टॉपिक है हमारा केमिकल थर्मोडायनेमिक। वैसे तो बेसिकली ये टॉपिक एनसीईआरटी में क्लास 11 में, बट कुछ रॉकेट साइंस वाले बोर्ड है कि जिन्होंने क्लास 12 के अंदर उसको रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों लोग, यदि आप क्लास 12 में भी है तो भी उसको आपको क्लास 11 के अंदर यदि खत्म किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खत्म किया जाता है तो आप क्लास 12 के अंदर भी उसको पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यस, बट मैं चाहता हूं कि इसको क्लास 11 में पढ़े, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें कि ये पढ़ने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। ओके, इसको यदि आप क्लास 12 में पढ़ेंगे तो फिर क्लास 11 का कुछ पार्ट है, या क्लास 12 के अंदर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उसके अंदर भी थोड़ा थर्मोडायनेमिक आता है, सरफेस केमिस्ट्री 11 के अंदर एनसीईआरटी के अंदर आता है, एनसीईआरटी के अंदर 12 के अंदर आता है। ओके, ठीक है, तो उसके अंदर भी थोड़ा सा थर्मोडाइनमिक्स आता है, मेटलर्जी के अंदर भी थर्मोडाइनमिक्स का थोड़ा सा पार्ट जाता है। ठीक है, यस, तो अभी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या जाता है? वैसे तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत बड़ा पार्ट है यार, थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही बड़ा है। वैसे तो आप असली वाला थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में पढ़ेंगे बच्चों लोग। ओके, थोड़ा सा पार्ट है, थोड़ा सा केमिस्ट्री में हमारे लिए बहुत कम पार्ट दिया है थर्मोडायनेमिक्स का। ओके, तो भगवान मेहरबान है केमिस्ट्री में बहुत कम थर्मोडायनेमिक्स दिया है। ठीक है, चलो, तो जो थोड़ा पार्ट हमारे लिए आया है, ओके, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फिर इसके लिए इंट्रोडक्शन क्या है? ओके, तो इस थोड़े को हम बहुत ही जोर शोर से पढ़ाएंगे बच्चों लोग। ठीक है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, थोड़े को बहुत जोर शोर से पढ़ाएंगे, आपको लगेगा यार बहुत बड़ा टॉपिक है। ओके, चलो, वैसे तो वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू एक बड़ा ही टॉपिक है, एग्जाम के अंदर इसको अच्छा खासा वेटेज है। ठीक है, चलो बच्चों लोग, अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमें पढ़ना क्या है? ओके, आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता हूं। ट्रांसफॉर्मेशन आपने लिक्विड टू वेपर, ओके, बहुत बार सुना यार, लिक्विड टू वेपर, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, लिक्विड टू वेपर। यस, और आपने आइस, आइस का लिक्विड में चेंज देखा है। यस, और बहुत सारे बोल सकते हैं, जैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन लेते हैं, कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन। ठीक है, ये जो सब आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, लिक्विड टू या लिक्विड टू वेपर, आइस टू लिक्विड, या कार्बन का कंबशन है। ओके, या आप ड्राई सेल के अंदर भी आपने देखा होगा, ड्राई सेल के अंदर, ड्राई सेल के अंदर क्या देखा है कि आपकी कौन सी एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। यस, या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या देखा है आपने कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाता है एक्चुअली। ठीक है, तो यहां पे क्या है बच्चों लोग कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी का क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, वेंटिलेशन ऑन कर देता हूं पहले, प्रॉपर वेंटिलेशन तो अच्छा काम हो जाता है ना। ठीक है, यस, यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी कैन ट्रांसफर, एनर्जी जो है बच्चों लोग वो ट्रांसफर हो जाती है। ओके, तो वो एक फॉर्म में से निकल आती है, दूसरे फॉर्म में जाती है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे बच्चों लोग, एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है? एनर्जी कैन, यहाँ पे लिखता हूं, एनर्जी कैन ट्रांसफर्ड, एनर्जी क्या हो रही है बच्चों लोग? ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। वो एक फॉर्म में से निकलती है और दूसरे फॉर्म में हो जाती है। एक फॉर्म, जैसे कि हमारी बॉडी आत्मा है, वो एक बॉडी से निकल जाती है, दूसरे बॉडी में चली जाती है। सेम फॉर यहाँ पे, दिस इज द आत्मा कंजर्वेशन, इसको आत्मा कंजर्वेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे खाली वो आत्मा के बदले में एनर्जी डालना है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, कोई भी हो सकता है वो फॉर्म। जैसे कि आपने, बहुत एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको, फटाक से समझ में आएगा।
ऊपर टैंक के ऊपर जो वाटर स्टोर होता है हमारे घर के अंदर, ओके, जो छत होता है ऊपर, तो वहां पे बहुत बड़ी टैंक होता है, उसके अंदर वाटर भरा हुआ है आपका, ओके। तो वो जो रिजर्वायर है वहां पे जो पानी आपका सब स्टोर हुआ है, वहां पे एक पर्टिकुलर हाइट पे वो पानी है, अभी यहाँ पे वो हाइट पे वो पानी है, तो डेफिनेटली इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगी, क्योंकि जितने हाइट पे पानी जाएगा उतना उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगा। यहाँ पे इधर एक हाइट है, तो यहाँ पे एक हाइट है, इधर एक हाइट है, तो फिर यहाँ पे हायर हाइट, हायर लेवल पे जो वाटर है और लोअर लेवल पे जो वाटर है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में देखा जाएगा तो इसका, इस वाटर का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इस वाटर का पोटेंशियल एनर्जी कम है, समझ रहे। बट जैसे ही और काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो वहां पे जो ऊपर वो जो मॉलिक्यूल है वो आपके लगभग उनका ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है, बट जैसे वो मॉलिक्यूल ऐसा नीचे आना चालू हो जाएंगे बच्चों लोग, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम कम हो जाएगी और मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर मोशन के अंदर आएंगे, नीचे आते वक्त कुछ ना कुछ उनका मोशन रहेगा ना, तो वहां पे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों लोग, बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि वो नीचे नीचे जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है। मतलब वो एक एनर्जी है, पहले वो पोटेंशियल एनर्जी में थी, अब वो काइनेटिक एनर्जी में, समझ रहे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसे बहुत सारी एनर्जी किसी ना किसी के अंदर वो एक फॉर्म से निकलती है दूसरे फॉर्म में जाती है, ओके। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल को, वाटर के मॉलिक्यूल को जैसे ही मोशन आती है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ने लगती है, और नीचे आ रहे हैं तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, यस। तो फॉलिंग जो वाटर है वहां पे आप समझ रहे हैं कि फॉलिंग वाटर के अंदर आपको, फॉलिंग वाटर जो होता है, फॉलिंग वाटर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है, समझ रहे। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है बच्चों लोग, वहां पे एक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में, ओके। जैसे कि भगवान राम, भगवान कृष्णा, तो ये दोनों ही अलग अलग फॉर्म है गॉड के। जो राम के टाइम जो भगवान था उसको आप राम बोलते हैं, रावण के टाइम पे जो भी भगवान था उसको राम बोलते हैं, कंस के टाइम जो भगवान था उसको आप कृष्ण बोलते थे। दोनों एक ही चीज है, बट रावण के टाइम जो भगवान है उसको हम राम ही बोलते, कंस के टाइम जो भगवान है उसको हम कृष्ण ही बोलते हैं। तो आपको एक ही बात है बच्चों लोग, ये दोनों भगवान एक ही है, बट आप उसको पर्टिकुलर एक स्टेट में जाने के बाद उसको राम ही या कृष्ण ही बोलना है। तो पोटेंशियल एनर्जी कब बोलना है, काइनेटिक एनर्जी कब बोलना है, कम ज्यादा। तो यहां पे एक एनर्जी दूसरे एनर्जी के अंदर ट्रांसफर हो रही है। तो यहां पे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमें पढ़ना क्या है बच्चों लोग, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, अलग अलग एनर्जी पढ़नी है कि कोई एक एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी कब बोलेंगे, उसको इंटरनल एनर्जी कब बोलेंगे, या उसको हीट कब बोलेंगे, या उसको वर्क कब बोलेंगे। आप देखेंगे कि वर्क है या हीट है या इंटरनल एनर्जी है, इन सब के यूनिट एक ही है बच्चों लोग, ऑल आर द एनर्जीज, ऑल आर द एनर्जीज, उनके सबके यूनिट। आप वर्क का यूनिट देखे हो, वही यूनिट आपका एनर्जी का है, वही यूनिट आपका हीट का है, वही यूनिट आपका इंटरनल एनर्जी का है, बट वही यूनिट आपका एंथैल्पी का है, समझ रहे हैं। तो फिर ये तो सब एक ही बात है, यूनिट एक ही मतलब एक ही बात है, बट हम एंथैल्पी को एंथैल्पी ही बोलते हैं, हीट को हीट ही बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी को इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो फिर आपको इंथैल्पी कब बोलना है, इंटरनल एनर्जी कब बोलना है, वर्क कब बोलना है, हीट कब बोलना है, ये हम यहाँ पे देखेंगे, अलग अलग फॉर्म है, ओके। तो वो फॉर्म हम देखने वाले हैं, और कौन सा फॉर्म किस फॉर्म में जा रहा है, ये ट्रांसफर इसमें हो रहा है, हीट वर्क के अंदर ट्रांसफर हो रही है, वर्क आपका इंटरनल एनर्जी के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, ओके, देखेंगे।
तो चलो अभी इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा बच्चों लोग कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमें क्या देखना है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन देखना है। क्या देखना है? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो यस, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपको पता चला कि थर्मोडायनेमिक इज कंसर्न विद द एनर्जी चेंज। यस, थर्मोडायनेमिक्स concern, okay, with the, yes बच्चों लोग, एनर्जी चेंज। थर्मोडायनेमिक कंसर्न विथ एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज चाहे वो आपका फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो। एनर्जी चेंज इन फिजिकल चेंज या आपका कोई केमिकल चेंज हो रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे फिजिकल चेंज है, ये दोनों फिजिकल चेंज है। यहां पे आपका केमिकल चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज और एंड केमिकल चेंज। यस बच्चों लोग, तो इसके अंदर आपका फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, यहां पे आपका एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो ये जो सब स्टडी बच्चों लोग, उसको हम किसके अंदर, फिजिकल चेंज। ओके डन। यस, चेंज बोलो या ट्रांसफॉर्मेशन बोलो, नो प्रॉब्लम। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। यस, तो आपको थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या पढ़ना है पता चला होगा बच्चों लोग, ठीक है। मतलब आपको डिफरेंट फॉर्म देखने हैं एनर्जी के, सिंपल है। आपको डिफरेंट फॉर्म देखने हैं एनर्जी के, और कौन सी एनर्जी किसके अंदर ट्रांसफर हो रही है, और उसको कौन से एनर्जी को पर्टिकुलर वो नाम कब देना है, वो आपको इस थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक के अंदर पढ़ना है। फुल स्टॉप, इंट्रोडक्शन, फुल स्टॉप। ओके, बट यहां पे कुछ बातें बच्चों लोग, यहां पे कुछ बातें क्या है कि यहां पे हम एक मॉलिक्यूल की एनर्जी, ये हम थोड़ा देखना मुश्किल हो जाता है। एक मॉलिक्यूल की एनर्जी या दो मॉलिक्यूल की, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की एनर्जी देखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल की एनर्जी देखना है। मतलब एक लार्जर अमाउंट पे हमें इसको देखना है। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा लिमिटेशन क्या है कि यहां पे नो इंफॉर्मेशन ऑन द रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल रिएक्शन। नो इंफॉर्मेशन ऑन, यहां पे एक बड़ा लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन क्या है थर्मोडायनेमिक्स का, कि यहां पे रेट का, कोई एक केमिकल रिएक्शन जा रही है तो किस रेट से जा रही है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। ओके, तो नो इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला था। ओके, ऑफ फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन बोलो या केमिकल चेंज बोलो, ठीक है। और दूसरा लिमिटेशन क्या है स्टूडेंट, कि यहां पे मैकेनिज्म के अंदर आपको कोई रिएक्शन हो रही है तो किस मैकेनिज्म से हो रही है, उसका रूट जाने का क्या है। ओके, तो यहां पे नो आइडिया अबाउट मैकेनिज्म, नो आइडिया अबाउट मैकेनिज्म, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म, हाँ, रिएक्शन मैकेनिज्म बोलेंगे, ठीक है। कोई मैकेनिज्म आपको नहीं था, यहां पे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे जा रहा है खाली, बट कैसे वो रिएक्शन कैसे जा रही है। ओके, इसके बारे में कुछ भी बोला नहीं था, ठीक है। तो आपको लिखना है तो फटाक से लिख दीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हेडिंग डालना है, हम कौन कौन से टर्म यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कौन कौन से टर्म छोटे मोटे हम यूज करेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हेडिंग डालना है टर्म्स यूज इन थर्मोडायनेमिक्स, टर्म यूज इन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो वन बाय वन को हम पढ़ेंगे। तो यहां पे लिखो टर्म्स यूज इन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ओके, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स,
केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या क्या टर्म्स है? ओके, यस, तो सबसे पहली टर्म है बच्चों लोग सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सबसे पहली जो टर्म है वो है सिस्टम। सिस्टम मतलब क्या? मतलब कोई एक बीकर है, उस बीकर के अंदर आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर कुछ है, या आपने कोई एक गैस पिस्टन है उसके अंदर उसका टेम्परेचर देख रहे हैं, या आप उसको कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ऊपर से, ओके, या आप उसका वॉल्यूम देख रहे हैं, यस, या नंबर ऑफ मोल उसके अंदर चेंज देख रहे हैं, समझ रहे हैं, या उसके अंदर कोई एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं कि एनर्जी बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, क्या हो रहा है, समझ रहे? ऐसा कुछ भी स्टडी किया जाता है तो इसको हम अंडर द थर्मोडायनेमिक स्टडी बोलेंगे। कुछ भी मतलब एक पर्टिकुलर आपका सब्सटेंस है, उसके अंदर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, इसके टर्म में आप जो भी कुछ स्टडी करेंगे बच्चों लोग, उसको हम क्या बोलेंगे? विच अंडर द थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशन, कि वो आपका एक थर्मोडायनेमिक का ऑब्जर्वेशन है। ओके, तो एनी पार्ट, कोई भी ऐसा पार्ट बच्चों लोग, एनी पार्ट विच अंडर द स्टडी, विच अंडर द स्टडी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, दैट इज क्या है बच्चों लोग? इसका सीधा सीधा मतलब ये हो जाता है कि एनर्जी चेंज के टर्म में देख रहे हैं, एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी ज्यादा हो रही है। ओके, तो यहां पे आप लिखो एनी पार्ट which under the क्या बच्चों लोग? यस, under the study of pressure, volume, number of moles, ओके, टेम्परेचर, ऐसा कुछ भी। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों लोग? दैट इज उसका एनर्जी, दैट इज एनर्जी चेंज। मतलब क्या? आइदर एनर्जी इंक्रीज होना, एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, या एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यस बच्चों लोग, एनर्जी का कम होना या ज्यादा होना। ओके, तो यस, तो अभी इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है आपको? इसकी डेफिनेशन क्या लिखनी है? ये तो होगा अभी, ये तो आपकी समझने वाली बात होगी। ओके, तो इसको एक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या लिखेंगे? एक सिस्टम एक यूनिवर्स का पार्ट है। सिस्टम एक किसका पार्ट है बच्चों लोग? यूनिवर्स का पार्ट है। ये सब यूनिवर्स ही है, हम यूनिवर्स के अंदर ही खड़े बच्चों लोग। यदि मेरा स्टडी चल रहा है अंडर द थर्मोडायनेमिक, मैं एक थर्मोडायनेमिक कंट्रोल एक बॉडी में, मतलब मेरा टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम मेरे साथ, मतलब वो चीजें सब हो रही है जो थर्मोडायनेमिक के अंदर होनी चाहिए। ओके, तो मुझे सिस्टम बोला जाएगा बच्चों लोग। मुझे क्या बोला जाएगा? सिस्टम, ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर द थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन, ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स which under the thermodynamic investigation, thermodynamics investigation, ये वाला इन्वेस्टिगेशन मतलब वो वाला इन्वेस्टिगेशन नहीं है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन मतलब वहां पे टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, एनर्जी के टर्म में उसका सब लेना देना करना है। ओके, तो इज कॉल्ड एज क्या है बच्चों लोग? इज कॉल्ड एज यस सिस्टम। उसको हम सिस्टम बोलेंगे। मतलब एक सीधा सा आपको एक एग्जांपल देता हूं। मतलब कई शादी में जाते हैं ना आप, ओके, तो शादी में जब जाते हैं आप, तो सब लोग जो किसको देख लेते हैं? किसको देख लेते हैं? बच्चे लोग बोले कि सर हम तो वो दुल्हन के साथ जो आजू बाजू में होते हैं ना उनको देख लेते हैं। तो सब लोग दूल्हा दुल्हन को देख लेते हैं। ओके, सबका जो फोकस होता है बच्चों लोग वो दूल्हा दुल्हन होता है। तो वो दूल्हा दुल्हन, इसका मतलब ये वो हमारे लिए एक सिस्टम हो गया बच्चों लोग। उसका हम स्टडी करते हैं कि दूल्हा कैसा है, दुल्हन कैसी है, समझ रहे ना? तो वो सिस्टम हो गया है बच्चों लोग। और बाकी जो भी कुछ बचा है बच्चों लोग, उसको हम सराउंडिंग बोलेंगे।
आप यूनिवर्स के अंदर सिस्टम छोड़ के जो भी कुछ है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों लोग, सराउंडिंग। तो दूसरी डेफिनेशन क्लियर करना है, पहली डेफिनेशन तो सिस्टम को क्लियर करो कि जो भी कुछ पार्ट है कि जो यूनिवर्स के अंदर आ रहा है उसको अंडर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसको एक थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं, उसको आपको सिस्टम बोलना है, और अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। तो बोलो यहां पे दूसरी डेफिनेशन आपको क्या बोलनी है, सेकंड सराउंडिंग। यस बच्चों लोग, सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब क्या, ओके, ऑल अदर पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ऑल अदर पार्ट ऑफ यूनिवर्स, चलो सब बाकी का सब पार्ट यूनिवर्स के अंदर, ऑल सिस्टम छोड़ के सब पार्ट, ऑल अदर पार्ट ऑफ यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम, सिस्टम छोड़ के सब, ओके। तो फिर वो क्या हो सकता है, मतलब अभी गैस है, कोई एक सिलेंडर के अंदर गैस है, तो वो जो गैस है उस गैस को हम कंप्रेस कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, वो हीट अंदर जा रही है बाहर जा रही है, तो वो गैस हमारे लिए सिस्टम हो गया। और वो गैस छोड़ के जो भी कुछ है, मतलब सिलेंडर है, रूम है, कोई कुछ भी हो सकता है फिर, ओके। तो आउटसाइड सिस्टम उसको हम क्या बोलेंगे, ऑल अदर पार्ट ऑफ यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड एज, क्या है बच्चों लोग, इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। मतलब शादी में दूल्हा दुल्हन छोड़ के जो भी कुछ लोग हैं वो सब सराउंडिंग के अंदर आएंगे, मतलब हम हैं, आप हैं, तो फिर वहां पे हम एक सराउंडिंग का काम करेंगे। अभी आप भी एक दिन कभी ना कभी सिस्टम बन जाएंगे बच्चों लोग, ठीक है, टाइम सब्र रखो, ओके, सिस्टम बन जाएंगे, ओके। तो अभी तो सराउंडिंग का काम हम अच्छा खासा निभा रहे हैं, और ये मेरा सिस्टम का काम हो गया है, ठीक है, अभी मैं भी एक सराउंडिंग का काम कर रहा हूं, ठीक है। तो चलो कुछ बात नहीं है, यहाँ पे हर एक को एक मौका मिलता है सिस्टम होने का, ठीक है, आपको भी मिलेगा, थोड़ा सा सब्र रखो बच्चे लोग, ठीक है। यस, तो सिस्टम सराउंडिंग परफेक्ट है। यस, बोलो तीसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यूनिवर्स, यूनिवर्स। तो अभी ऐसा मत बोलना है, हाँ, घर वालों को बोलोगे, ऐसा नहीं बोलना है कि माता जी पिताजी अभी मुझे सिस्टम बनना है, तो सिस्टम बनना मतलब वो शादी वाला कुछ करना है, ऐसा नहीं बोलना है, हाँ, ठीक है। तो ये खाली मैंने आपको समझने के लिए बोला है, नहीं तो आप बोलेंगे सर मुझे सिस्टम बनना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो अभी आपके घर वालों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, ठीक है। यस, यूनिवर्स मतलब क्या बच्चों लोग, यूनिवर्स मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस क्या, सराउंडिंग, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्स। ये सब जहां जो है बच्चों लोग, ये सब जहां है, तो इसके अंदर सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज कॉल्ड एज क्या है बच्चों लोग, यूनिवर्स। तो अभी यहां पे हमें तो सबसे इंटरेस्ट सिस्टम में है बच्चों लोग, मतलब हमें तो थर्मोडायनेमिक्स का स्टडी करना है ना, तो जिसका भी हम थर्मोडायनेमिकली स्टडी करेंगे उसको सिस्टम बोलेंगे। तो हमारे पास कौन कौन से सिस्टम है, ओके, स्टडी करने के लिए हमारे पास कौन कौन से सिस्टम है, तो यहां पे हम नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा टाइप्स ऑफ सिस्टम। यस, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो टाइप्स ऑफ सिस्टम, तो फटाक सा ये लिखो और यहां पे हेडिंग डालना है टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो देखो अभी पूरा मैं जो लिख रहा हूं बच्चे लोग वो आपके नोटबुक के अंदर बिल्कुल होना चाहिए। एक बार टॉपिक खत्म अच्छा करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे यदि आप थ्योरी बहुत अच्छा करेंगे मेरी, तो ठीक है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, एंट्रेंस एग्जाम के अंदर की थ्योरी तो हमने पढ़ ली, बट क्वेश्चन कुछ अलग ही आ रहे हैं, ठीक है। खाली प्रैक्टिस का इश्यू है, वो वर्कआउट आप ज्यादा करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, कम टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो थ्योरी लेक्चर बहुत फेमस है हमारे एक्चुअली, ओके, थ्योरी लेक्चर बहुत फेमस है, ओके, बोल देता हूं आपको। यस, तो आपको नेक्स्ट देखना है बच्चों लोग कि टाइप्स ऑफ सिस्टम, तो यहां पे लिखो टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम।
तो हमारे पास सिस्टम के 3 टाइप है, 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम है हमारे पास, 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। कौन कौन सी 3 कैटेगरी है? यस, पहले तो ओपन सिस्टम। ओके, सबसे पहली है ओपन सिस्टम। कौन सी सिस्टम? ओपन सिस्टम। अभी ओपन सिस्टम क्या अंदर, अभी तो आपको सबसे पहले कि सिस्टम समझना है बच्चों लोग, कि जिसका भी हम थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसको हम सिस्टम बोलेंगे। अभी सिस्टम को भी हम क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का बहुत ही सीधा सा एक बहुत ही इजी एग्जांपल देता हूं। मान के चलो कि अभी आपके घर में आप चाय पीना बैठ गए। ओके, तो चाय पीना जब बैठ जाएंगे बच्चों लोग, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा चाय मान के चलो कि यहाँ पे आपका कोई कप के अंदर ऐसा कुछ चाय है, ठीक है। यस, यहाँ पे चाय के पहले में यहाँ पे चाय या कॉफी है। ओके, कुछ लोग कॉफी के शौकीन है तो चलो कॉफी है। वैसे तो चाय तो मैं चाय भी नहीं पीता और कॉफी भी नहीं पीता। ओके, चलो ठीक है, तो समझने के लिए क्या जाता है। ओके, पीते। ओके, तो चाय भी पीते, कॉफी भी पीते। यस, तो अब ये चाय मतलब बहुत गर्मीली, मतलब बहुत हॉट चाय है, बहुत ही उसको हीट किया हुआ है। ओके, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करेंगे बच्चों लोग, यहाँ पे जो कॉफी है, ओके, मान के चलो कि यहाँ पे इसके अंदर कॉफी है। ओके, चाय या कॉफी कोई भी ले लो, नो प्रॉब्लम, पानी भी ले सकते हैं। ओके, बट गर्म पानी पीना मना है, मतलब आज के डेट में तो पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थोड़ा सा तो फिर यहां पे आप एक बात ऑब्जर्व करते होगे कि यहां पे जो वाटर वेपर है वो ऐसे बाहर जाते कि नहीं? यस, तो वाटर वेपर, वाटर एक क्या है? मैटर है कि नहीं? तो यहां पे मैटर कहां जा रहा है? सराउंडिंग के पास जा रहा है, सराउंडिंग को मिलने। कहां से जा रहा है? अभी आज चाय हमारे लिए क्या हो गया बच्चों लोग? सिस्टम हो गया। चाय क्या हो गया हमारे लिए? सिस्टम। और ये सिस्टम कहां जा रहे हैं? सिस्टम का जो मैटर पार्टिकल है वो कहां जा रहा है बच्चों लोग? सराउंडिंग को मिलने जा रहा है, सराउंडिंग को। यस, और यदि आप यहां पे हाथ लगाएंगे तो यहां पे एनर्जी भी बाहर जा रही है बच्चों लोग। यहां पे एनर्जी भी क्या जा रही है? बाहर जा रही है। और ये चाय कैसा है? हॉट है। ये कॉफी कैसी है? हॉट है। तो यहां पे हॉट है तो मैटर किसके पास जा रहा है? सराउंडिंग। हीट भी किसके पास जा रही है? सराउंडिंग। दोनों सराउंडिंग को मिलने जा रहे हैं। यस, अभी थोड़ी देर बाद ये चाय पूरा ठंडा हो गया, मेहमान आ गए और मेहमानों को हमने चाय गर्म करके दी और मेहमान बोलते 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 वो चाय पूरा ठंडा हो गया। ठंडा पानी, गरम गरम पानी, ठंडा। ओके, तो ये जो आपका हॉट टी थी वो पूरी की पूरी क्या हो गई बच्चों लोग? एकदम कूल हो गई। तो जब तक वो गरम थी तब तक आपका मैटर कहां जा रहा था? सीधा सीधा सराउंडिंग को मिलने जा रहा था। और एनर्जी भी, जो हीट भी है वो भी किसको मिलने जा रही थी बच्चों लोग? बाहर जा रही थी, सिस्टम को छोड़ के जा रही थी। यस, तो यहां पे चाय बहुत ठंडी हो गई बच्चों लोग। ओके, तो चाय ठंडी हो गई तो बच्चों लोग यहां पे हमें यह समझना है कि यदि ठंडी हो जाती है तो ऊपर के जो मैटर है, ऊपर का जो मैटर है वो नीचे आना चालू हो जाएगा बच्चों लोग। कहां से? मतलब सराउंडिंग से मैटर का आना चालू हो जाएगा सिस्टम के अंदर। यस, और यहां पे कूल हो जाएंगी चाय तो यहां पे बाहर की जो एनर्जी है वो भी अंदर आना चालू हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो यहां पे सराउंडिंग से आपकी एनर्जी क्या हो रही है? अंदर आ रही है बच्चों लोग, अंदर आ रही है। समझो इसको बच्चों लोग। तो हमें समझना क्या है कि आपका चाय कैसा है? गरम ठंडा, गरम ठंडा। तो ऐसा जब होता है तो मैटर बाहर भी जाता है, अंदर भी आता है, एनर्जी बाहर भी जाती है, अंदर भी आती है। तो आपका मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है।
एक्सचेंज हो रहा है, बाहर जाना अंदर आना, बाहर जाना अंदर आना। तो यहां पे मैटर और एक्सचेंज, मैटर और एनर्जी दोनों क्या हो रहे हैं बच्चों लोग, सराउंडिंग के साथ क्या हो रहे, एक्सचेंज हो रहे हैं। हम इन टर्म्स ऑफ सिस्टम बोल रहे हैं बच्चों लोग। तो यहां पे क्या हो रहा है, यस यस बच्चों लोग, यहां पे आपको समझना क्या है, यहां पे आपको समझना क्या है कि एक्सचेंज यहां पे बोथ मैटर एंड, यस बच्चों लोग, बोथ मैटर एंड एनर्जी एक्सचेंज किसके साथ एक्सचेंज हो रहे, विथ सराउंडिंग, क्योंकि हम सिस्टम की टर्म में बोल रहे हैं। तो सिस्टम की टर्म में बोल रहे हैं तो किसके साथ एक्सचेंज हो रहा है, वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रहा है। इट्स कॉल्ड एज कौन सा सिस्टम, इट्स कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। इसको क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम बोलेंगे। यस समझ में आ गया। तो लैबोरेटरी में जो भी हम रिएक्शन करते हैं ओपन प्लास के अंदर, तो वो आपकी एक ओपन सिस्टम है। ओके यस समझ में आ गया। ओपन सिस्टम मतलब क्या, रॉकेट साइंस वाली बात बिल्कुल नहीं है बच्चों लोग, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल देता हूं यहां पे आपको, दूसरा एग्जांपल है क्लोज्ड सिस्टम। सिस्टम को क्लोज किया। अभी ये चाय जो है गरम, मान के चलो कि मेहमानों के अंदर एक चाय है और आप बहुत होशियार हैं, तो आपको लगा कि मेहमान थोड़ी देर बाद चाय पियेंगे, तो आपने क्या किया, आपने इस चाय के कप को आपने ऊपर से झाग दिया, क्लोज किया। यस बच्चों लोग, यहां पे जो चाय थी इसको क्लोज किया। तो क्या हो गया बच्चों लोग, ये जो हॉट कॉफी थी इसके अंदर का जो मैटर है वो बाहर जाना मना है, क्योंकि उसको आप क्लोज किया गया। तो क्या हो गया बच्चों लोग, यहां पे मैटर सराउंडिंग के पास जा रहा है क्या, नहीं। तो फिर कूल होने के बाद ऊपर का मैटर नीचे आएगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो मैटर का आना जाना बंद कर दिया भाई साहब आपने, पूरा का पूरा बंद किया, समझ रहे। तो यहां पे मैटर का जाना आना बंद हो गया। तो फिर क्या हो गया बच्चों लोग, और कुछ हो सकता है। तो चाय को हाथ लगाओ, हॉट है, तो आपको गर्मीला लगेगा कब, तो इसका मतलब एनर्जी बाहर जा रही है। और यदि इसको कूल किया तो यहां पे आपका हीट अंदर भी जाएगी। यदि बहुत कूल किया इसको तो एनर्जी यहां पे अंदर भी जा सकती है। तो एनर्जी का बाहर आना जाना तो रहेगा ही बच्चों लोग। कप यदि बहुत हॉट है तो एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग के पास जाएगी। चाय बहुत ठंडी हो गई तो यहां पे बाहर की एनर्जी उस चाय के अंदर जाएगी, मतलब सिस्टम के पास जाएगी। मतलब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी का एक्सचेंज होने वाला है, बट मैटर का एक्सचेंज होने वाला बिल्कुल नहीं है। तो सिस्टम दैट एक्सचेंज, सिस्टम दैट एक्सचेंज, सिस्टम दैट एक्सचेंज, यस बच्चों लोग, सिस्टम दैट एक्सचेंज एनर्जी। सिस्टम क्या एक्सचेंज कर रही है, एनर्जी, बट नॉट मैटर, बट नॉट मैटर with the surrounding, with the surrounding. Yes student, are you getting? Yes, are you getting student? Okay, very good. With surrounding, it's called as a closed system. Closed system. Yes student. Okay, very good, very good, very good, very good, very good. Okay, done. तो अभी ओपन सिस्टम का पता चला, क्लोज सिस्टम का पता चला। अभी थर्ड हीटिंग डालना है। यहाँ पे एनर्जी है, या हीट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हीट का सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होने वाला है। ओके, तो सिस्टम दैट एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर विथ सराउंडिंग इज कॉल्ड एज अ क्लोज सिस्टम। ओके, यस। तीसरा हेडिंग डालो, फिर डालो आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम तीसरा हेडिंग है हमारा, आइसोलेटेड सिस्टम।
बहुत ही शानदार आइसोलेटेड सिस्टम है। बहुत बार हमने इसको हमारे घर के अंदर ही देखा होगा बच्चों लोग। ठीक है, तीसरा मैं नाम डालता हूं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर क्या होता है बच्चों लोग कि आपने थर्मस फ्लास्क नाम सुना है, थर्मस फ्लास्क। उसके अंदर क्या होता है बच्चों लोग, थर्मस फ्लास्क के अंदर जब हम हमारे मम्मी जी घर के अंदर जो थर्मस फ्लास्क होता है उसके अंदर सुबह चाय डालेंगे तो लगभग शाम तक वो तो वैसे ही आप जैसे जिस अमाउंट में आपने डाला है वही अमाउंट और जिस नेचर का डाला है, मतलब आपने बहुत ही हॉट करके रखा है और वही आपने डाल दिया तो हॉट का हॉट ही रहेगा। यदि आपने कोल्ड डाला है तो कोल्ड कोल्ड का कोल्ड ही रहेगा। समझ रहे? इसका मतलब क्या है बच्चों लोग, इसका मतलब क्या है कि जो कप है या कप के अंदर जो कॉफी है उसको हम इंसुलेट कर रहे हैं, बाहर से ऐसा पूरा इंसुलेशन कर रहे हैं। मतलब यहां पे एक थर्मस फ्लास्क इसका बेस्ट एग्जांपल है। थर्मस फ्लास्क के अंदर हमने इसको पूरा इंसुलेट किया हुआ है बच्चों लोग, पूरा का पूरा इंसुलेशन किया है। ठीक है, मतलब पहले तो एक आइसोलेटेड सिस्टम तो क्लोज है ही है, क्योंकि अंदर का आपने यदि हॉट कॉफी है आपके पास, हॉट कॉफी है तो बच्चों लोग ये बहुत गर्म है तो यहां पे ये हीट बाहर नहीं फेंकेगा, तो यहां पे हीट तो बाहर आ नहीं सकती और मैटर भी बाहर जा नहीं सकता। तो बच्चों लोग यहां पे मुझे एक बात बताओ कि यदि वो हीट बाहर नहीं जा रही तो अंदर भी नहीं आएगी ना, जब अंदर भी नहीं आएगी तो सराउंडिंग से हीट का लेना देना बंद हो गया बच्चों लोग, क्योंकि इंसुलेट किया हुआ है, इसको इंसुलेट किया हुआ है बच्चों लोग। यस, पूरा इंसुलेट किया हुआ है। यस, तो यहां पे बच्चों लोग पूरा इंसुलेट किया हुआ है तो मैटर का बाहर जाना या मैटर का अंदर आना मना है बच्चों लोग, और एनर्जी को बाहर जाना और अंदर आना मना है। यस, तो आपका यहां पे दोनों का भी एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ बिल्कुल होने वाला नहीं है। यस, तो क्या है डेफिनेशन, क्या लिखेंगे, सिस्टम डज नॉट, यस सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज, यहां पे लिखता हूं सिस्टम डज नॉट अलाउड exchange okay, does not exchange heat and matter with the surrounding। दोनों भी यहां पे क्या नहीं हो रहे बच्चों लोग, एक्सचेंज नहीं हो रहे। मतलब चाहे आपका मैटर हो या एनर्जी हो या हीट हो, दोनों भी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होने वाले बिल्कुल नहीं है। समझ रहे? तो इसको बोलना है बच्चों लोग आपको क्या, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आप यहां पे ठंडा रखो तो वहां पे ठंडा है इसलिए वहां पे हीट अंदर आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यहां पे गर्म रखो तो हीट बाहर जाएगी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। और यहां पे मैटर ऊपर जाएगा, गर्म है इसलिए, बिल्कुल नहीं। और ठंडा हो गया तो ऊपर का मैटर नीचे आएगा, बिल्कुल नहीं। Yes, system does not allow exchange either energy or matter with surrounding. Okay, system does not exchange heat and matter with surrounding. Yes, clear है? ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। इसको आप लिखना चाहते हो तो फटाक से लिख दीजिए बच्चों लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, अभी टाइप्स ऑफ सिस्टम तो हो गया बच्चों लोग, अभी प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम को पढ़ना है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है सिस्टम की। ओके, तो थर्मस फ्लास्क आप आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल बोल सकते हैं, क्लोज सिस्टम का आप कोई भी एग्जांपल बोल दीजिए जिसको क्लोज किया है। ठीक है, प्रेशर कुकर के अंदर उसको क्लोज किया है। ओके, और ओपन सिस्टम तो बहुत सारे, मतलब सब केमिकल रिएक्शन लैब के अंदर की, मतलब मोस्ट ऑफ द, सब नहीं बोल सकते बट मोस्ट ऑफ द। ओके,
या हम लैब के अंदर कुछ रिएक्शन करते हैं बहुत सारे, या चाय वगैरह वगैरह, ये सब आपका ओपन सिस्टम। यस, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे, यस नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ओके, तो हेडिंग डालना है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसके अंदर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बता दे तो आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। दो प्रॉपर्टी है वैसे, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, तो यहां पे पहले तो खत्म करेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है बच्चों लोग कि यहां पे जो भी अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड होता है, अमाउंट ऑफ मैटर पे, ओके, तो उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ओके, प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन amount of substance, okay, those property which depends on amount of substance, okay, या amounts of matter बोल सकते हैं, ठीक है, amount of substance, okay, present in system, present in system is called as एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, बता देता हूं, मतलब जैसे कि हम बोलते हैं कि एक केजी शुगर है, या 2 केजी शुगर है, 3 केजी शुगर है, या आप बोलते हैं 1 लीटर पानी है, 2 लीटर पानी है, 3 लीटर पानी। तो 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, 3 लीटर पानी हम किससे डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों लोग? वॉल्यूम से ना। या आपके पास 1 केजी शुगर है, 2 केजी शुगर है, 3 केजी शुगर है, ये शुगर को आप कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं? मास से ना। तो अमाउंट के ऊपर है, 1 केजी, ये 1 केजी शुगर और 2 केजी शुगर, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है तो अमाउंट के बेसिस पे करेंगे ना बच्चों लोग, कि ये 1 केजी शुगर है, 2 केजी शुगर है। या पानी को आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं ना बच्चों लोग, कि पानी का 1 लीटर अलग वॉल्यूम है और पानी का 2 लीटर का अलग वॉल्यूम है। यस, तो यहां पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे जो भी डिपेंड होता है, अमाउंट के बेसिस पे उसको डिफरेंशिएट करते हैं। अमाउंट कितने अमाउंट में, वॉल्यूम कम है ज्यादा है, मास कम है ज्यादा है, समझ रहे? इंटरनल एनर्जी कम है ज्यादा है, किसी की बॉडी की इंटरनल एनर्जी कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। यस, हीट कैपेसिटी, किसी की हीट कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है यार। कोई बॉडी में या आप है तो मेरी हीट कैपेसिटी अलग है, आपकी हीट कैपेसिटी अलग है, समझ रहे ना? तो या नंबर ऑफ मोल्स, मतलब किसी बीकर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स 1 हो सकता है, किसी बीकर के अंदर नंबर ऑफ मोल 2 हो सकते हैं। तो अमाउंट के ऊपर डिपेंड है। तो यहां पे उसको बोलना है आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो क्या क्या एग्जांपल आएंगे इसके? यस बोलो। तो यहां पे सबसे पहला एग्जांपल आएगा क्या? मास, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा यस इंटरनल एनर्जी, यस इंटरनल एनर्जी, या हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, किसी की हीट कैपेसिटी ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। ओके, या आप नंबर ऑफ मोल भी बोल सकते, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, ये सब आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल है। यस, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। जो भी अमाउंट पे डिपेंड होता है उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोला जाता है, ठीक है? यस, डन, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं। ओके, तो दूसरा आपको यहां पे डालना है इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या? ओके, कि जो भी प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं होती बच्चों लोग, जो भी प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं होती, इसको इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं आप। ए प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट, ओके, द प्रॉपर्टी विच independent, the property which independent amount of substance, अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं है। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलो या मैटर बोलो, ओके, इन सिस्टम। ओके, तो इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलना है, इज कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसको क्या बोलना है बच्चों लोग, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलना है। तो फिर ये किसके ऊपर डिपेंड है बच्चों लोग, ये किसके ऊपर डिपेंड है? तो यहां पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन क्या, नेचर। इंटेंसिव प्रॉपर्टी is depend on nature of matter, बताता हूं आपको इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या है। देखो, अभी आपके पास यहां पे 1 लीटर पानी है, यहां पे 1 लीटर वाटर है, यहां पे आपने 2 लीटर पानी लेके रखा है। ये चलो, अभी ये मास पॉइंट ऑफ व्यू, इसका मास 2 kg है, इसका 1 kg, ओके, या इसका वॉल्यूम 1 लीटर है, इसका वॉल्यूम 2 लीटर है। तो अभी तो ये तो हो गया बच्चों लोग, ये तो कहानी हो गई। अभी ये तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर हमने देखा है, सॉरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर इसको देखा है। बट आप यदि इसका बॉइलिंग पॉइंट ले लो, पानी का बॉइलिंग पॉइंट, तो यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। और इस 2 लीटर का पानी का बॉइलिंग पॉइंट ले लो, वो भी 100 आएगा। आप 1000 लीटर पानी का बॉइलिंग पॉइंट ले लो, वो भी आपका 100 ही आएगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं है ना। आप 1 लीटर पानी का बॉइलिंग पॉइंट ले लो, 2 लीटर ले लो, चाहे टैंक का ले लो या सारे समंदर का ले लो, प्योर वाटर का, पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज होने से बदलता है क्या रे? नहीं ना। या इसका आप डेंसिटी ले लो, यहां पे भी 1 ग्राम 1 ml के अंदर, यहां पे भी आप डेंसिटी देखो 1 ग्राम 1 ml के अंदर। तो आप डेंसिटी 1 लीटर पानी की ले लो या 2 लीटर पानी की ले लो या 10 लीटर पानी की ले लो या बहुत बड़े टैंक वाले लीटर की पानी, डेंसिटी चेंज होने वाली क्या? बिल्कुल नहीं यार, समझ रहे? तो फिर यहां पे ये जो प्रॉपर्टी है, दोज प्रॉपर्टी विच इंडिपेंडेंट ऑफ, यहां पे अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट या डेंसिटी या सरफेस टेंशन या विस्कोसिटी या मेल्ट, कोई भी यार, स्पेसिफिक हीट, प्रेशर, टेम्परेचर, ओके, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी बच्चों लोग, ये क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और ये तो पहला स्टेटमेंट तो समझ में आया होगा बच्चों लोग। अभी दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मैटर, मतलब क्या? मान के चलो कि यहां पे पानी है, ये इन बीकर के अंदर पानी है। अभी मैं ऐसा बीकर ले रहा हूं बच्चों लोग कि जहां पे आपका 1 लीटर ही उसका वॉल्यूम है, बट यहां पे अल्कोहल ले रहा हूं, नाम तो सुना ही होगा, अल्कोहल। अभी यहां पे 1 लीटर है, यहां पे भी 1 लीटर है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो दोनों का सेम ही है। बट यहां पे यदि ये अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हम देखें तो 78 डिग्री सेल्सियस है, तो पता चला होगा मैं कौन से अल्कोहल की बात कर रहा हूं, ठीक है। और यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस, यस। तो फिर ये बॉइलिंग पॉइंट 1 लीटर का है, यहां पे भी 1 लीटर है, वॉल्यूम तो दोनों का सेम है, बट यहां पे बॉइलिंग पॉइंट 78 है, यहां पे बॉइलिंग पॉइंट 100 है। इसका मतलब उसका अंदर का जो बॉन्डिंग है वो अलग है। यहाँ पे अंदर का जो बॉन्डिंग है, वाटर के अंदर कुछ ऐसा होता है बच्चों लोग, वाटर के अंदर कुछ ऐसा होता है,
और अल्कोहल के अंदर आपको कुछ ऐसा बॉन्डिंग मिलेगा और यहाँ पे आपको R ग्रुप मिलेगा, यहाँ पे आपको H है। तो ये वाली बॉन्डिंग वाटर की ये स्ट्रांग है, ये वाली बॉन्डिंग आपकी वीक है। तो इनको तोड़ना है तो कम एनर्जी में टूटेगा, इनको तोड़ना है तो ज्यादा एनर्जी तो हीट करना पड़ेगा, तो ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, यहाँ पे कम टेम्परेचर में वो टूटने लगेगा। तो समझना क्या है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मैटर, मैटर के ऊपर अंदर का नेचर कैसा है वो समझना पड़ेगा बच्चों लोग। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट आप समझ गए होंगे बच्चों लोग। यस, तो इसके एग्जांपल क्या क्या लिख सकते हैं, अभी इसके एग्जांपल क्या क्या आएंगे। चलो तो यहां पे एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखना है आपको। यस, पहले तो आपका प्रेशर आएगा, प्रेशर, टेम्परेचर और क्या आपका सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन या विस्कोसिटी। ओके, विस्कोसिटी है, ओके, विस्कोसिटी है, ओके। और मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, बहुत सारे एग्जांपल यार। स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हीट। ओके, तो ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं होते, बट ये नेचर के ऊपर बिल्कुल डिपेंड होते हैं यार। ओके, तो यस, समझ में आया होगा। तो फटाक सा भी इसको लिखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट में चालू कर देता हूं फिर। यस बच्चों लोग, हेडिंग डालना है स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन हेडिंग डालना है, स्टेट फंक्शन। बहुत सिंपल है, स्टेट फंक्शन बहुत सिंपल है। ओके, तो यहां पे मान के चलो कि कुछ प्रॉपर्टी की जो डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। ओके, तो प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ सिस्टम एंड इंडिपेंडेंट ऑन पाथ। तो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, वो आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड होती है। तो पहले तो आपको लिखना है प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन इनिशियल, initial and final state, final state which is independent on path, which is independent on path। बताता हूं ये कहानी क्या है। ओके, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं है, मतलब मान के चलो अभी एक आपको साइंटिफिक और लोकल दोनों भी एग्जांपल यहां पे देता हूं। मान के चलो कि यहां पे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है। ओके, तो बहुत सारे फ्लोर है यार यहाँ पे, बहुत ऊंची है। ओके, तो यस, बहुत सबसे बॉम्बे की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है। और यहाँ पे हम खड़े हैं। यस, और कुछ चाहिए? चलो, यस, और कुछ चाहिए? अरे चाहिए क्या? चलो ठीक है, तो सर अभी हो गया, कंप्लीट हो गया, बस। अरे चाहिए फिर इससे छोटा नहीं, बस इतना ही हो गया सर, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। ओके, चलो 3 ही। तो यहां पे 3 लोग खड़े बच्चे लोग, ये इनिशियल है। तो यहां पे 3 लोग खड़े अभी, और 1 घंटे के बाद देखा गया कि ये तीनों लोग यहां पे थे, ठीक है।
ये तीनों लोग यहां पे ऊपर गए। ओके, तो फिर यहां पे इनिशियल क्या है आपका, यहां पे बॉटम था, इनिशियल तो बॉटम में थे वो, और फाइनली कहां गए, टॉप पे गए। तो आपने जब देखा पहले तो बॉटम में थे और उसके बाद देखा वो सब अपने टॉप पे गए। तो फिर ये जो आदमी अभी प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, पहला वाला स्टेटमेंट। दूसरा वाला क्या है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ, मतलब मान के चलो कि ये जो है, ये आदमी जो है ये ऐसा सीढ़ियां चढ़ा के गया बच्चों लोग, सीढ़ियां चढ़ा के गया, सीढ़ियां चढ़ा के गया, वो बहुत थका हो गया यार। ओके, और ये जो है बच्चों लोग ये वाली, तो इसको ये लिफ्ट से गई बच्चों लोग, लिफ्ट, ये लिफ्ट से गई। ओके, आराम से गई होगी। और सबसे शानदार कौन गया मालूम है क्या, ये छोटा वाला, इसको डायरेक्टली हेलीकॉप्टर ने उठाया, डायरेक्टली हेलीकॉप्टर ने यहां से उठाया और यहां पे पहुंच दिया। तो तीनों के जाने के रास्ते अलग थे क्या, नहीं, रास्ते अलग थे बट डेस्टिनेशन सेम था। भले ही तीनों का रास्ता अलग है यार, बट यहां पे तीनों सेम पोजीशन से निकले थे और सेम पोजीशन पे जाके बैठते। यहां पे आपका रास्ता बदल गया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि डेस्टिनेशन चेंज हो गया। तो जहां पे डेस्टिनेशन चेंज नहीं होता है, भले आपने रास्ता चेंज किया है बट डेस्टिनेशन चेंज नहीं हुआ है। आपका इनिशियल और फाइनल ये चेंज नहीं हुआ है, रास्ता चेंज हुआ है। इसका मतलब रास्ते के ऊपर डिपेंड नहीं है कौन कहां जा रहा है। भले आपने कोचिंग अलग अलग लगाया हो गया, बट आप जहां जाना चाहते थे वो आप कौन सा भी कोचिंग क्लास लगा के वहां पे जा सकते हैं। इसका मतलब रास्ता कुछ मायने नहीं करता है। किसमें, स्टेट फंक्शन में। स्टेट फंक्शन में आपका रास्ता मायने नहीं रखता बच्चों लोग। हम शॉर्टकट से जाए या लॉन्ग रूट से जाए, हम जहां जाना चाहते हैं वही जाएंगे, समझ रहे। तो यहां पे विच डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ सिस्टम, या विच डिपेंड ऑन स्टेट ऑफ सिस्टम, इसके बदले में हम बोल सकते हैं विच डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ सिस्टम, विच डिपेंड ऑन स्टेट ऑफ सिस्टम एंड इंडिपेंडेंट ऑन पाथ। यस, इज कॉल्ड एज क्या है बच्चों लोग, इज कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन। इसको क्या बोलना है आपको, स्टेट फंक्शन बोलना है। यस, तो आपके पास कोई गैस सिलेंडर है, उसके अंदर आपने कोई कुछ गैस रखा है। तो यहां पे मान के चलो, अभी यहाँ पे एक साइंटिफिक एग्जांपल देता हूं। यहां पे आपने एक पिस्टन रखा है ऊपर, ओके, तो यहां पे कुछ ना कुछ गैस है। यस, और ऊपर से एक प्रेशर एक्सर्ट किया है, उसको P1 बोला है आपने। यस, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, इसको V1 बोला है। इसका अंदर का कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, इसको T1 बोला है। और यहाँ पे अंदर ऑफ जो भी गैस के मोल है उसको N बोला है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल तो चेंज होने वाले नहीं है बिल्कुल, ओके, क्योंकि पिस्टन तो हम ऊपर ऐसा निकल कर डालने वाले मोल नहीं है। हम जो भी एक्सपेरिमेंट चालू करेंगे जिस मोल पे, उसी मोल पे उसको खत्म करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल का चेंज का कोई चांस ही नहीं बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनिशियल, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों लोग, दिस इज द इनिशियल स्टेट। ये एक आपकी इनिशियल स्टेट थी, और कुछ टाइम बाद यहां पे ये पिस्टन ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। ये पिस्टन आपका ऊपर लिफ्ट हो गया या नीचे आ गया, ऐसा कुछ भी मान सकते हैं। ये पिस्टन आपका यहां पे V1 में था और वो यहां पे अबे नए पोजीशन पे जाके बैठ गया, कि जहां पे उसका प्रेशर आपका कुछ ना कुछ, जहां पे आपका वॉल्यूम कुछ ना कुछ, जहां पे आपका टेम्परेचर कुछ ना कुछ, और जहां पे आपके नंबर ऑफ मोल, आपके नंबर ऑफ मोल वही है यदि केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही तो। यस, तो ये आपके लिए कौन सी स्टेट हो गई बच्चों लोग, इनिशियल स्टेट। और ये क्या हो गई बच्चों लोग, दिस इज द फाइनल स्टेट, इसको फाइनल स्टेट बोलेंगे बच्चों लोग। यस, तो ये जो वैल्यू है P2 V2 T2 या P1 V1 T1, ये आपकी किसके ऊपर डिपेंड है, उस स्टेट के ऊपर डिपेंड है बच्चों लोग। वो वहां पे P1
था, P2 कैसे हुआ, किस रास्ते से हो गया, ये मायने नहीं करता है बच्चों लोग। या उसका वॉल्यूम ये था और V2 हो गया तो उसका वॉल्यूम किस रिश्ते से आपका V2 हो गया, ये मायने नहीं रखता है। वो डायरेक्टली आपका इनिशियल पहले क्या था, आप क्या है, बस बात खत्म। यस बच्चों लोग, यस। तो इसको बोला जाता है बच्चों लोग स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। यस समझ गए बच्चों लोग, स्टेट फंक्शन मतलब क्या, फंडा क्लियर है स्टेट फंक्शन का। अभी हम बात करेंगे पाथ फंक्शन की। स्टेट फंक्शन यदि आप समझ गए तो पाथ फंक्शन मतलब क्या, पाथ फंक्शन मतलब क्या। पाथ फंक्शन, दो फंक्शन है, एक स्टेट फंक्शन है और दूसरा पाथ फंक्शन है। तो पाथ फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाथ फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, कि जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है पाथ के ऊपर, मतलब पाथ चेंज किया आपका डेस्टिनेशन चेंज हो गया, यदि ऐसा होता है तो उसको पाथ फंक्शन बोला जाता है। द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन, यस, द प्रॉपर्टी which depends on, okay, on path। मतलब ऐसा होता कि ये सीढ़ियां चढ़ा के गया, ये एक जगह पे गया, ये लिफ्ट से गया वो अलग ही जगह पे गया, और ये हेलीकॉप्टर से गया वो अलग ही जगह पे गया। इसका मतलब तीनों का डेस्टिनेशन अलग है क्योंकि तीनों के पाथ अलग थे। यदि ऐसा होता तो फिर ये स्टेट फंक्शन नहीं, ये पाथ फंक्शन हो जाता बच्चों लोग। समझ रहे, मतलब आप तीनों भी एक ही जगह से निकले थे, अलग अलग रूट से निकले थे, एक हेलीकॉप्टर से, एक सीढ़ियां चढ़ा के और एक आपका लिफ्ट से, तो तीनों अलग अलग रास्ते उन्होंने चुन ले और अलग अलग जगह पे वो जाके पहुंच गए। तो इसका मतलब है वो जो प्रॉपर्टी है वो आपकी अलग अलग मिल रही है क्योंकि वहां पे आपने पाथ चेंज किया बच्चों लोग। तो पाथ के ऊपर डिपेंड है आपका, आप पहुंचेगी। आप यदि सीढ़ियां चढ़ा के जाएंगे तो इधर जाएंगे, लिफ्ट से जाएंगे तो यहां पे कुछ अलग जगह पे जाएंगे, आप हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो वो आपको अलग ही जगह पे लेके जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि पाथ चेंज करें और आपका डेस्टिनेशन अलग हो जाए। तो ऐसे प्रॉपर्टी को आपको क्या बोलना है बच्चों लोग, पाथ फंक्शन बोला जाता है। तो प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन पाथ इज कॉल्ड एज क्या है बच्चों लोग, इज कॉल्ड एज पाथ फंक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, पाथ फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पाथ फंक्शन। हमारे पास दो पाथ फंक्शन है बच्चों, ध्यान में रखना है, अभी पूरा टॉपिक इसी के ऊपर है बच्चों लोग। हमारे पास दो पाथ फंक्शन है। सबसे पहले वर्क, W से डिनोट किया जाता है, कैपिटल W से, और दूसरा है बच्चों लोग हीट, इसको हम Q से डिनोट करेंगे। ओके, हमारे पास दो पाथ फंक्शन है, इनका रास्ता चेंज करें तो आपको वैल्यू अलग मिलेगी, डेस्टिनेशन अलग मिलेगा। यस बच्चों लोग, तो हीट एंड वर्क ये दोनों कौन से फंक्शन है बच्चों लोग, पाथ फंक्शन है। यस, तो यहां पे आज के लिए इतना ही बच्चों लोग। कल के लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम और उसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर समझ में आया आपको सबको, कोई किसी को कुछ डाउट है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए यार, बहुत ही सीधा टॉपिक है, लंबा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, 2 सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे, मतलब 2 सेक्शन के अंदर कंप्लीट करेंगे। सेशन तो बहुत सारे चलेंगे बच्चों लोग, आपको पता है कि इक्विलिब्रियम का हमने इतना मतलब अच्छा कंटेंट कवर किया है, मतलब लगभग 15 लेक्चर के अंदर इक्विलिब्रियम को कंप्लीट किया है बच्चों लोग। ठीक है, बहुत ही शानदार टॉपिक कंप्लीट हुए हैं हमारे, जो भी टॉपिक कंप्लीट हुए बहुत ही शानदार कंप्लीट हुए, और वैसे ही सेम हम थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट करेंगे। आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी बच्चों लोग, खाली आपको टॉपिक को बार बार थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। तो एक बार तो मेरा लेक्चर तो सुनिए, उसके बाद आपको नोट्स के अंदर आपने लिखा होगा तो शॉर्ट नोट आपके रिवीजन के लिए बहुत काम आएगी बच्चों लोग। ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तब तक बाय।